हेलो फ्रेंड्स, मैं अकबर सर। आज हम लोग 12वीं कक्षा के इंग्लिश विषय रेनबो पार्ट 2 के तीसरा लेसन यानी प्रोज सेक्शन का तीसरा लेसन हम लोग पढ़ेंगे ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ जिसके लेखक मनोहर मालगांवकर है। ए पिंच ऑफ स्नफ का हिंदी अर्थ होता है एक चुटकी सूंघनी। एक चुटकी सूंघनी। तो इस टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको यह बताना चाहूँगा कि इस शॉर्ट स्टोरी में जिसको आज हम लोग पढ़ाने वाले हैं, इसमें 3 लोग का रोल है। यानी कि यह जो शॉर्ट स्टोरी है एक तरह का फैमिली ड्रामा है जिसमें 3 कैरेक्टर हैं। पहला कैरेक्टर है राइटर खुद यानी कि एथर, जिनका नाम है मनोहर मालगांवकर। दूसरा जो कैरेक्टर है उनकी माँ है, बट उनकी माँ का कहीं भी इस चैप्टर में उनका नेम जिक्र नहीं किया हुआ है। और तीसरा सबसे मेन कैरेक्टर जो इस चैप्टर को संभाला हुआ है और उनको सेंट्रल कैरेक्टर भी कहा गया है, उनका नाम है नानू काका। नानू काका यानी कि इस राइटर के मैटरनल अंकल हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं जो नानू काका हैं इस राइटर के जो माँ हैं उनके अपने भाई हैं। और उन्हीं को लेकर के जितना भी ड्रामा जो आपके बुक्स में लिखा हुआ है वो सब नानू काका को लेकर के ही हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग चलेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स को जानेंगे। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ is written by ब्रैकेट। इस प्रश्न का मतलब है कि जिस चैप्टर को हम लोग आज पढ़ेंगे जिसका नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इसी चैप्टर को यहाँ पर एक प्रश्न के रूप में पूछा गया है कि इस चैप्टर का जो राइटर है, ए पिंच ऑफ स्नफ का जो राइटर है वह कौन है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये इस चैप्टर का राइटर आपके सामने दिया हुआ है और ये चैप्टर जिनके लेखक हैं मनोहर मालगांवकर, यह भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया। बात समझे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका मनोहर मालगांवकर होंगे। मनोहर मालगांवकर आप देख सकते हैं। ओके, चलिए एक बात को ध्यान दीजिएगा। अगर इस चैप्टर में अगर राइटर का नाम पूछता है कि किसने लिखा, अगर एथर का नाम पूछेगा और मनोहर मालगांवकर के अलावे कई अन्य 2-3 और अगर किसी एथर का नाम होता है तो आप सीधे उनको इग्नोर करके आप मनोहर मालगांवकर को ही टच कीजिएगा। अदरवाइज अगर आपके ऑप्शंस में ये नहीं रहेंगे तब आप नॉन पर टिक कर सकते हैं। बात समझे? क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मनोहर मालगांवकर
मालगांवकर was born in ब्रैकेट। इसमें पूछ रहा है कि मनोहर मालगांवकर का जन्म कब हुआ था। सन 1913 में इनका जन्म जो है हुआ था। तो राइट आंसर होगा आपका 1913, यानी कि 1913 में इनका जन्म जो है हुआ था। अगर 1913 के अलावे कोई दूसरा ऑप्शन होता है, जैसे 1910 हो गया, 1911 हो गया या 1914 हो गया, तो आप 1930 यानी हिंदी में 1913 को ही टच करेंगे, अदरवाइज किसी को भी नहीं। हाँ, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहेगा तो आप नॉन को टच कर सकते हैं, वो अलग बात है। ठीक है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके इस चैप्टर में इस राइटर का डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, लेकिन डेट ऑफ डेथ का कोई पता नहीं है। तो हम बता दें कि इनका जो डेट हुआ था 2010 में हुआ था। आप कहीं कॉपी पर साइड में लिख लीजिएगा 10 में, इसको आप कहीं लिख लीजिएगा। हालांकि मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि राइटर का जन्म अगर हम लोग जानकारी में ले लिए, जन्म इनका इस डेट को हुआ था, तो डेट भी जानना ज़रूरी है, समझे। हालांकि बुक में इनके बारे में, डेट के बारे में कोई जिक्र नहीं किया हुआ है। हो सकता है कि आगे आने वाले रिप्रिंट में इनका जब नया बुक छपेंगे तो उसमें दे दे, बट अभी तक जो है, जो मतलब बुक थे उनमें कहीं भी अब तक के बुक में इनका डेट ऑफ डेट नहीं दिया हुआ है, समझे। और जिस चीज़ का जिक्र नहीं होता है आपके बुक में, क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, बस समझे। अगर डेट ऑफ डेट नहीं है तो आपका क्वेश्चंस पे एग्ज़ाम में नहीं आएंगे। इससे बस जानकारी के लिए हमने इस चीज़ को बता दिया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 की बातें करते हैं। क्वेश्चन 3 में ही इज वेल नॉन फॉर ब्रैकेट। इस क्वेश्चंस का मतलब है उन्हें किस तरह से जाना गया है, उनकी पहचान कैसे हुई, उनको आखिर लोग जानते हैं तो किस रूप में जानते हैं। बात समझे। हर इंसान का जानने का कोई जरिया होता है, तो उसी प्रकार से इन्हें भी है किस रूप में जाना गया है। तो आपका आंसर होगा कि ये जो राइटर है मनोहर मालगांवकर, यहाँ ही का मतलब जो है, यहाँ पर राइटर का नाम ही है मनोहर मालगांवकर। अगर एग्जाम्स में ही का प्रयोग नहीं करके वहाँ पर दे देगा उनका नाम, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। बात समझे। तो इनको जाना गया है कैसे, तो आपका राइट आंसर होगा नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। नोवेलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, क्योंकि यह एक अच्छे उपन्यासकार थे और लघु कहानियों के लेखक भी थे, और इन्हीं के कारण जो है यह जो है मतलब चर्चित में है, इनको इस रूप में जाना गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर हम 4 की बातें करते हैं। क्वेश्चन 4 में है डिस्टेंट ड्रम, उसके बाद कमा द प्रिंसेज, उसके बाद है कमा ए बेंड इन द गैंगेज। दी यहाँ लिखते हैं गैंगेज, ए बेंड इन द गैंगेज।
दूसरा है, इसके बाद होगा एंड बॉम्बे बीवेयर, एंड बॉम्बे बी अवेयर आर रिटेन बाय, आगे है ब्रैकेट। इसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ सबसे पहले डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, उसके बाद ए बैंड इन द गैंगेस, नेक्स्ट है एंड के बाद बॉम्बे बीवेयर। ये सब क्या है और इन चीज़ों को किसने लिखा? तो आपको सबसे पहले हम बता दें, जिस प्रकार से मनोहर मालगांवकर ने ए पिंच ऑफ स्नॉफ जो शॉर्ट स्टोरी है, इन्होंने इस चीज़ को लिखा है, उसी प्रकार से ए पिंच ऑफ स्नॉफ के अलावे ये जो डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गैंगेस एंड बॉम्बे बीवेयर, ये सब के सब क्या है? इन्हीं की वर्क्स हैं, इनकी रचनाएं हैं। इसको माइंड कीजिएगा। और इन सभी को किसने लिखा है? तो आपका राइट आंसर होगा मनोहर मालगांवकर। यहाँ लिखते हैं मनोहर मालगांवकर। अगर मान लीजिए कि डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बैंड इन द गैंगेस एंड बॉम्बे बी अवेयर, अगर इनमें से किसी एक को भी देगा तो ये भी किनके होंगे? इन्हीं के होंगे। बात समझे? हालांकि यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 4 क्वेश्चंस हो गया। इनका भी जो रिटर एथर होंगे यही होंगे, इनका भी यही होंगे, इनका भी यही होंगे और इनका भी वही होंगे। तो जाहिर सी बात है जितनी भी रचनाएं थी उनकी, वो सब के साथ हमने एक साथ दे दिया। अगर इनमें से किसी एक का भी पूछता है तो आपका जो राइटर होंगे मनोहर मालगांवकर ही होंगे। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 के लिए हम इस बोर्ड को इरेज करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, ए पिंच ऑफ स्नॉफ, a pinch of snuff has taken from bracket। इस प्रश्न का अर्थ है कि जो आपका शॉर्ट स्टोरी जिसे हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ए पिंच ऑफ स्नफ के नाम से है, आखिर ये शॉर्ट स्टोरी जो है कहाँ से लिया गया है? इस प्रश्न का मतलब यही है। तो हम बता दें contemporary Indian short stories in इंग्लिश, यानी कि ये जो पिंच ऑफ स्नफ जो है इस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज से लिया गया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन 6 की बातें करते हैं हम लोग। क्वेश्चन 6 में है ब्रैकेट वाज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली, यानी कौन जो है नरेटर्स के परिवार में विजिट करने वाले थे, यानी कि वो आने वाले थे। बात समझे? वो कौन है, कौन आ रहा था? तो सबसे पहले हम आप लोग को ये बता दें कि यहाँ पर जो शब्द है नरेटर,
वह एथर ही है और इनके घर पर कौन आने वाले थे उनका नाम जो है यह पूछ रहा है। बात समझे? तो आपका जो राइट आंसर होगा यही जो है लेखक के घर पर आ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि नानू काका was the dash of मनोहर मालगांवकर मदर। नानू काका was the dash of मनोहर मालगांवकर मदर। यहाँ प्रश्न यह पूछ रहा है कि जो मेन कैरेक्टर है नानू काका, बात समझे, जो मेन कैरेक्टर है नानू काका, यह जो है मनोहर मालगांवकर के मदर के क्या लगते थे? तो आपका राइट आंसर होगा ब्रदर। क्या होगा? आपका राइट आंसर ब्रदर होगा। क्योंकि नानू काका मनोहर मालगांवकर के माँ के भाई हैं। हमने पहले ही बताया था इसमें 3 कैरेक्टर हैं। पहला नरेटर यानी एथर, जिनका नाम है मनोहर मालगांवकर, ये बुक के क्या है? एक एथर हैं, समझे। इसके अलावे इनकी एक माँ है और माँ का कहीं भी नाम जो है मेंशन नहीं किया गया है। माँ का नाम कहीं नहीं है, लेकिन हाँ इस स्टोरी में उनकी माँ है। उसके बाद मनोहर मालगांवकर के माँ के अपने भाई हैं जिनका नाम है नानू काका, और यही जो है इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है और सारा ड्रामा इन्हीं के ऊपर है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, नानू काका एक ऐसे इंसान है कि अपने हर मुश्किल काम को आसानी से कर लेते हैं। जहां उनको लगे कि वहां पर 2-4 बातें बढ़कर करना है या कहीं उनको लगे कि वहां पर झूठ से ही काम चलने वाला है, तो किसी भी चीज़ का प्रयोग करने में वो कभी भी पीछे नहीं हटते थे। उनका बस काम होना चाहिए। अगर लगे कि हमें झूठ बोलने से वो काम हो जाएगा तो यहाँ तक ये झूठ भी बोलते थे, बस समझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन 8 में क्या है? क्वेश्चन 8 में है नानू काका was the नरेटर्स। और यहाँ पर आपका जो है ब्रैकेट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था कि नानू काका मनोहर मालगांवकर के माँ के क्या लगते हैं? तो ब्रदर हुए, समझे। यानी कि जो राइटर हैं, ये जो नानू काका है राइटर के मामा हुए ना। जब राइटर के माँ के भाई है नानू काका, तो राइटर क्या हुआ? एक भगना हुआ, और जो नानू काका जो है क्या हुए? उनके मामा हुए। वही पूछ रहा है यहाँ पर कि नानू काका जो है, जो आपके लेखक हैं, नरेटर हैं, ये जो लिखा है नरेटर्स मतलब मनोहर मालगांवकर, तो ये इनके क्या लगते हैं? तो आपका राइट आंसर होगा मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल जो है ये आपका राइट आंसर होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन 9 में है नानू काका had
टाइड ए ह्यूग डैश टर्बन राउंड हिज हेड। बात समझे? हिज हेड यानी कि यहाँ क्वेश्चंस का अर्थ है कि नानू काका ने अपने सर पर राउंड में घुमा करके जिस पगड़ी को बांधे थे वो क्या था? एक बड़ी पगड़ी थी और वो ऑरेंज कलर का था। हालांकि इस प्रश्न से आप काफ़ी कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसमें भरना क्या है। तो ये जो क्वेश्चन जो होगा आपको ऑप्शन से ही क्लियर होगा। अगर यहाँ पर कलर का नेम दे देगा, ऑरेंज है, रेड है, येलो है, ब्लैक है, कुछ भी देगा तो आप पकड़ सकते हैं कि इसमें जो उनका पगड़ी है, जो बड़ी सी पगड़ी है वो ऑरेंज कलर की है। बात समझे? तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑरेंज होगा। और ये क्वेश्चन जो है केवल और केवल ऑप्शन से ही क्लियर होगा, ऑरेंज। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 में है ए वाइट अंगोछा was kept by। तो सबसे पहले हम बता दें कि नानू काका जिस वस्त्र को पहनते थे उस वस्त्र में यहाँ पर एक टर्बन का प्रयोग किया गया है जो ऑरेंज कलर के थे। इनके अलावे ये अपने शोल्डर पर एक वाइट अंगोछा भी रखते थे। यानी कि अगर देखा जाए तो वहाँ पर वाइट भी क्या होगा? एक ऑब्जेक्टिव होगा। अगर अंगोछे का कलर का नाम पूछा जाए तो आप वहाँ पर वाइट को टच कीजिएगा। लेकिन यहाँ ये पूछ रहा है कि ए वाइट अंगोछा जो है कौन रखता था? तो आपका राइट आंसर होगा क्या चीज़? नानू काका। क्योंकि नानू काका का जो हुलिया था, समझे, जो फेस था, काफ़ी उनके फेस पर वाइट हेयर थे, ये बड़ी बड़ी मोछे हुआ करती थी, सर पर ऑरेंज कलर का बड़ी सी पगड़ी थी और उनके कंधे पर एक वाइट रंग का गमछा हुआ करता था और लोगों से काफ़ी डिफरेंट वो दिखते भी थे नानू काका। बात समझे? तो यहाँ पर पूछ रखा अंगोछा जो है कौन रखता था? तो राइट आंसर होगा आपका नानू काका। नानू काका जो है इनका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन 11 पर क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 की बात करेंगे। अब क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है आप इस पर ध्यान देंगे। मदर सेड दैट नानू काका is coming to see डैश। आपको यहाँ पर भरना होगा। इस प्रश्न को जानने से पहले एक छोटी सी हम बात बता दें कि नानू काका जब भी आते हैं उनकी बातों का कोई भरोसा नहीं, क्या बोलेंगे, कितना झूठ बोलेंगे। इस बात को लेकर के राइटर जिनका नाम है मनोहर मालगांवकर यह भी परेशान रहते हैं। जब उसको न्यूज़ मिला कि वह जो है आने वाले हैं तो सबसे बड़ा दिक्कत राइटर को ही हुआ था। वो बहाना करने के लिए, उनको मना करने के लिए कई सारी बातें अपनी माँ से कहा, लेकिन उसकी माँ ने क्या कहा कि अब तो वो ट्रेन में बैठ चुके होंगे और वो जो है आ ही रहे होंगे, समझे।
तो वहाँ पूछा गया था कि वो दिल्ली को, यानी कि वो राइटर दिल्ली में था, बात समझे, कि वो दिल्ली में क्यों आ रहे हैं। तो माँ ने क्या कहा, माँ ने कहा कि नानू काका इज कमिंग टू सी सम मिनिस्टर, मतलब कुछ मंत्री से मिलने के लिए या दिल्ली को आ रहे थे। तो राइट आंसर क्या होगा, सम मिनिस्टर, सम मिनिस्टर। और नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 में है कि नानू काका was to stay for days। राइटर ने यह भी पूछा, पहला उसका तात्पर्य था कि आखिर वो दिल्ली को क्यों आ रहे हैं। तो माँ ने क्या जवाब दिया, कुछ मंत्री से मिलने के लिए वो दिल्ली को आ रहे हैं और अब तक ट्रेन में भी बैठ चुके होंगे। तो राइटर को जब लगा कि अब तो ये आ ही जाएंगे, तो कम से कम जानने का प्रयास किया कि कितने दिन तक यहाँ पर ठहरेंगे, कब तक रुकेंगे। तो उनकी माँ ने बताया था कि कम से कम 2 या 3 दिन तक यहाँ पर ठहरेंगे। बात समझे। तो कुछ राइटर को तसल्ली हुआ, हालांकि ऐसा हुआ नहीं, इनका दिन जो है बढ़ते गया, बात समझे। लेकिन जो न्यूज़ मिला था माँ की ओर से कि नानू काका जो है 2 से 3 दिन के लिए यहाँ पर स्टे करेंगे, मतलब दिल्ली में रहेंगे। किनके यहाँ, तो राइटर के घर पर, समझे। तो इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, इसका राइट आंसर होगा। अगर 1 और 2 देता है या 3 और 4 देता है या 4 और 5 देता है तो उससे कोई मतलब नहीं, आपको 2 और 3 डेज ही भरना होगा। और यहाँ से जो है आज का जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग इतना ही करते हैं। बाकी जो ऑब्जेक्टिव जो शेष रह गए हैं हम अगले वीडियो में इसको फिर लेकर आएंगे, और जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उस वीडियो में इस चैप्टर का जो सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे हम लोग फिनिश करेंगे, ठीक है। और जिस विद्यार्थी को इस चैप्टर का अगर समरी समझना हो, जानना हो, तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उस समरी का लिंक को डाल दिया है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक को टच करके इस चैप्टर का समरी को देख सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।